नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर। आज नेशनल वॉइस में चर्चा का विषय है यूपी में उपचुनाव। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान है। इसमें हम 2 विधानसभा सीटों पर चर्चा करेंगे। पहली विधानसभा सीट है अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट और दूसरी मिर्जापुर की मझगांव विधानसभा सीट। आज यूपी की इन्हीं दोनों सीटों पर हम करेंगे विद्वानों से चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि इन सीटों के क्या हैं समीकरण। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। चौधरी चरण सिंह के प्रभुत्व वाली जो सीट है हमेशा जाट निर्णायक भूमिका में रहे हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने रालोद से ही यह सीट छीनी है और अनूप प्रधान वाल्मीकि यहां से विजयी हुए हैं। बसपा की प्रत्याशी चारू कैन यहां दूसरे नंबर पर रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस लोकसभा सीट से विजयी रहे, जिस कारण खैर विधानसभा सीट खाली हुई। अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और लोकदल 3 बार, 2 बार जनता दल और 1 बार बसपा प्रत्याशी को जीत मिली है। वहीं दूसरी सीट मिर्जापुर की मझगांव विधानसभा की है, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के निषाद पार्टी को जीत मिली। निषाद पार्टी के विनोद विंद ने बसपा के रमेश चंद्र विंद को हराकर जीत हासिल की थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भदोही लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विजयी हुए, जिससे यह सीट खाली हो गई। आपको बता दें कि मझगांव विधानसभा सीट पर सबसे अधिक 8 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। इसके बाद 5 बार बसपा का और 2 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी यह सीट कभी नहीं जीत पाई। आज इन्हीं दोनों सीटों के सियासी गणित को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उपचुनाव का संग्राम पार्ट 3। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट पर सपा ने जाट और एससी कार्ड खेलकर बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। बीजेपी ने खैर विधानसभा सीट पर सुरेंद्र सिंह दिलेर को टिकट दिया था। अब सपा ने उसके जवाब में चारू कैन को चुनावी मैदान में उतारा है। खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 2024 के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। खैर विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। इसके साथ ही यहां राष्ट्रीय लोकदल का भी दबदबा है। बीजेपी के सुरेंद्र सिंह का सियासत से पुराना रिश्ता है। सुरेंद्र सिंह के पिता हाथरस से सांसद रह चुके हैं। उनके दादा भी भारतीय जनता पार्टी से कई बार सांसद और विधायक रहे हैं। वहीं अगर चारू कैन की बात की जाए तो साल 2022 में बसपा की नेता थीं। इसके चलते बसपा के कोर वोटर्स में उनका अच्छा खासा दबदबा है। इसके साथ चारू कैन भी एससी समुदाय से हैं, जबकि उनके पति जाट समुदाय से हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यहां पर समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह चुनावी गणित का पासा पलट दिया है। अब बात करते हैं मझगांव सीट की। मझगांव विधानसभा सीट पर यूपी 2022 के दौरान निषाद पार्टी ने अपना कब्जा जमाया था। बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के टिकट पर डॉक्टर विनोद कुमार विंद ने यहां से जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव 2022 के दौरान डॉक्टर विनोद विंद को बीजेपी ने अपने सिंबल पर भदोही लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। वह जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इसके बाद मझगांव सीट खाली हुई। बीजेपी ने यहां से, जैसा कि आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, 2022 तक विधायक रही सुचिस्मिता मौर्य को मैदान में उतारा है। वहीं उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने दीपक तिवारी उर्फ दीपू तिवारी को, समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर ज्योति विंद को प्रत्याशी घोषित किया है। मझगांव सीट से 2002, 2007, 2012 में लगातार 3 बार बसपा से चुनाव जीत चुके रमेश बिंद ने सपा में शामिल होने के बाद अपनी बेटी डॉक्टर ज्योति विंद को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा है।
रमेश बिंद ने 2019 में बीजेपी के टिकट पर भदोही से लोकसभा का चुनाव जीता था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर सपा में शामिल हो गए और उनकी बेटी इस समय उपचुनाव में प्रत्याशी हैं। आज इन्हीं दो सीटों पर, खैर और मझवा की सीटों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, जो विद्वान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आलोक सोती जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत खैर विधानसभा सीट, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट, और चर्चा की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। सुरेंद्र दिलेर चारूकैन में टक्कर माना जा रहा है। पहल सिंह भी यहां पर उम्मीदवार हैं बसपा से। शुरुआत हम करेंगे प्रमोद गोस्वामी जी से, राजनीतिक विश्लेषक। प्रमोद गोस्वामी जी, ये जो सुरेंद्र दिलेर जी हैं, इनकी तो राजनीतिक विरासत है, बीजेपी ने इनको उतारा है, लेकिन चारूकैन जो यहां पर प्रत्याशी हैं, पति जाट, ये अनुसूचित, बसपा की नेता भी रह चुकी हैं। बड़ा अजीब, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बड़े सोच समझ करके समाजवादी पार्टी ने इनको उतारा है। क्या लगता है आपको प्रत्याशियों के बैकग्राउंड को देखते हुए? देवेंद्र जी, ये 9 चुनाव जो हो रहे हैं, बाई इलेक्शन, ये बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं। और ये अगर कहा जाए कि विधानसभा के सामान्य चुनाव से कम गहमा गहमी वाले नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्टेज पर है और मतलब उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है कि वो क्या परिणाम लेके आते हैं, और उधर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी की भी दांव पर लगी हुई है, और वो ये परसेप्शन बनाने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। इस 24 के जो इलेक्शन हुए हैं वो कोई अनायास नहीं थे, जनता के रुझान थे, और ये बरकरार। भाजपा ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि नहीं, जो 24 के इलेक्शन थे वो एक हादसा था, वो एक संयोग था, लेकिन जनता हमारे साथ है। ये बड़े दिलचस्प चुनाव हैं। जहां तक खैर विधानसभा सीट की बात है, ये भी बड़ी मजेदार चुनाव होगा। हालांकि ये दोनों सीटें भाजपा या भाजपा गठबंधन के पास रही हैं, उनकी सिटिंग सीटें रही हैं। जो खैर सीट है, ये भी इसलिए दिलचस्प ज्यादा है कि ये चौधरी चरण सिंह या आज वर्तमान में आरएलडी की कह दीजिए, उनके प्रभाव वाली सीटों में से रही है। अलीगढ़ वगैरह, ये बथुरा, ये सब जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां पर चरण सिंह का या आरएलडी का प्रभाव रहा है। ये बात अलग है कि इसके बाद आरएलडी कमजोर हुई, तो उसके बाद कांग्रेस भी उसमें आई, फिर आरएलडी भी आई, तो ये सारी चीजें रही हैं। लेकिन जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारा है वो अपने आप में कि एक तो पति उनके जाट समुदाय से हैं और वो दलित समुदाय से हैं, और ये जो है आरक्षित सीट हो गई। तो ऐसी स्थिति में दिलचस्प होगा। वही बीजेपी ने सुरेंद्र सिंह दिलेर को उतारा है, जिनके परिवार का इतिहास रहा है कि उसके सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, तो उनकी भी एक राजनीतिक पकड़ या वहाँ उनका प्रभाव नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता है सुरेंद्र सिंह दिलेर। तो चुनाव दिलचस्प होगा, मजेदार होगा, देखना होगा कि जनता उस पर क्या निर्णय लेती है। हालांकि बीएसपी ने डॉक्टर दिलेर सिंह को उतारा है, तो ये जबकि ये खैर में एक बात और भी अगर आप देख लें तो ये जो बसपा की थी चारूकैन जी, ये वहां से फिर कांग्रेस में शामिल हो गई। हाँ। लेकिन क्योंकि वो कांग्रेस ने लड़ा नहीं, तो ये समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, उनके सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। तो यहाँ ये भी देखने की एक बात है कि कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन ये बसपा छोड़ के कांग्रेस में ही शामिल हुई थी। बिल्कुल। तो क्या ये अघोषित कांग्रेस की है, सिंबल समाजवादी पार्टी का है?
जी, ये भी देखने वाली निश्चित रूप से ये दिलचस्प चुनाव होगा। बहुत ही और डॉक्टर पहल सिंह क्या करते हैं, और इस चुनाव में अगर आप देखें तो बाई इलेक्शन मायावती चुनाव नहीं लड़ती रही हैं सामान्यतः। जी जी। लेकिन इस बार वो सभी बाई इलेक्शन में चुनाव उन्होंने उतारी, और ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि इधर उनका जो जनाधार था वो बराबर निरंतर घटता चला जा रहा था। और शायद राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल के दबाव में प्रत्याशी उतार रही हैं, या नहीं खड़ी हो रही हैं, या खड़ी हो रही हैं, या कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का काम करती हैं। ये एक चुनाव के मतलब राजनीतिक गलियारे में परसेप्शन है। तो ये बात तो सही है कि पहले नहीं लड़ती थी बाई इलेक्शन, अब की लड़ रही हैं। तो दबाव कहीं ना कहीं इस आधार पर लोग समझते हैं कि सत्तारूढ़ दल का है, और दूसरे उन्हें अपने अस्तित्व बचाने का भी है, शायद इसलिए भी इस बार वो बाई इलेक्शन में आ गई हैं। तो ये चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, बड़ा मजेदार होगा। चुनाव परिणाम आगे की 27 की क्या भूमिका होगी, और जो 24 के इलेक्शन थे वो एक संयोग था या जनता की नाराजगी थी, ये भी इन 9 बाई इलेक्शन में तय हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम रुख करना चाहेंगे डॉक्टर आलोक सोती जी की तरफ। डॉक्टर आलोक सोती जी, जैसा कि अभी प्रमोद गोस्वामी जी ने ये बात कही है कि बड़ा ही दिलचस्प खैर विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जो उपचुनाव हो रहा है बड़ा ही दिलचस्प है। वास्तव में बीएसपी जो है वो बाई इलेक्शन नहीं लड़ती है, लेकिन इस बार चुनाव मैदान में है, और एक तरह से कहा जा सकता है कि सपा के जो प्रत्याशी हैं चारू कैन, इनके साथ ये अनुसूचित भी हैं और बसपा में रही भी हैं। सवाल ये है कि क्या जो आरोप लगते रहे हैं बीएसपी पर कि अब वो बी टीम की तरह बीएसपी काम कर रही है, तो यहां पर बसपा क्या उस वक्तव्य को फलीभूत कर रही है या होते हुए दिख रहा है आपको? देवेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 जी। देखिए, यहाँ पे जो राजनीतिक समीकरण है या जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। आप देख रहे हैं कटोगे बटोगे तो कटोगे, ये नारा हरियाणा में लगा था, और लगभग हारी हुई बॉडी को जिस तरीके से माननीय योगी जी जिता के लाए हैं, साथ में उन्होंने आरएसएस का भी साथ लिया, जो कि 2024 में बीजेपी उनसे पीछे रह गई थी उनका सहयोग लेने से। वही नारा आज भी उपचुनाव में बुनाया जा रहा है, और जगह जगह आपको देख रहे हैं, और उसकी विपक्ष द्वारा काट भी की जा रही है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है, जो आप कह रहे हैं बीएसपी की बात, यहाँ देखने वाली बात है कि अगर 2024 के चुनाव देखें लोकसभा में, जिसमें सपा को या इंडियन अलायंस को जो एससी का जो जाठव वोट था वो भी 54% से ज्यादा मिलता हुआ नजर आया था। अगर आप देखें कि खैर की सीट को देखें और गाजियाबाद की देखें, दोनों कांग्रेस को जानी थी, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम इतनी कम सीट नहीं लेंगे, और उन्होंने वो भी दोनों सीटें छोड़ दी थी। उसके पीछे की और कहानी है, महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें देनी पड़ती, आदि इत्यादि थी, उसमें विषय पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन दोनों के आप देखिए कैंडिडेट का चुनाव सपा ने किस तरीके से किया है। दोनों में जो है उन्होंने अनुसूचित जनजाति के दिए हैं, जबकि जनरल सीटें हैं। इसका मतलब सपा चाहती कि उसके पास जो ओबीसी हैं और पूरा जो मुस्लिम समाज है, उसके साथ अगर वो अनुसूचित जनजाति के कम से कम जाटव है, उसमें अगर वो सेंध लगा लेगी, तो उसका जो है 2027 में काफी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी, जैसा कि उन्होंने अपने लोकसभा के चुनाव में देखा कि उनको कहां से जो है वो मत मिला। बीएसपी के सामने ये थी कि मायावती जी अपने हिसाब से चलती थी, वो बाई इलेक्शन में नहीं आती थी, लेकिन जिस हिसाब से वो देख रहे हैं कि उनकी लोकसभा और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो वर्तमान स्थितियां हैं, उसको देखते हुए उनको डर लग रहा है कि उनका जो वोट बैंक है वो कहीं उनके हाथ से फिसल ना जाए। ऐसे में उन्होंने भी इस चुनाव में उतरने की कोशिश की है। माफी, जब तक आपने देखा था चंद्रशेखर की जो आजाद पार्टी है वो भी बहुत तेजी से उभर रही है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कांग्रेस और सपा को मुस्लिम वोट मिल रहे हैं, और उसमें ओवैसी साहब की AIMIM जो है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र आदि बिहार में जिस तरीके से वो अपने
पैर पैसार रही है, तो सब हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने वोट बैंक को बनाना और दूसरे वोट बैंक में सेंध लगा के अगर उसको लाभ मिल रहा है तो उस लाभ को आगे कैसे बरकरार रखा जाए, इस बात पे सारा खेल चल रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि इस बार बटोगे तो कटोगे, ये नारा कितना सजग होगा। 50-50 का चांस है, 10 सीटें हैं। मिल्कीपुर का चुनाव कुछ कारणों से नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमको उम्मीद है कि जिस तरीके से हो रहा है उसमें बहुत ही कांटे की मुकाबला होगा और बीजेपी को अपनी सीटें रिटेन करनी भी पड़ेगी। उसके लिए जो है कसमाकस और कसरत मेहनत करनी पड़ रही है। साथ में उसको दिखाना है योगी जी को कि नहीं, वो जिस तरीके से हरियाणा को जीत के लाए हैं, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में भी उनके ऊपर परफॉर्मेंस का एक प्रेशर बना रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अब हम रुख करेंगे दिनेश सिंह जी की तरफ, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ। दिनेश जी, जैसा कि अगर जो देखा जाए, अगर जातीय समीकरण अगर जो देखा जाए तो खैर विधानसभा पर जाट 1,15,000, अनुसूचित अगर जो देखा जाए तो 1 लाख के करीब यहाँ पर हैं। सवाल ये है कि अब बसपा भी लड़ रही है। प्रमोद गोस्वामी जी ने ये बातें कही कि अब बसपा क्या करती है। तो क्या लगता है कि चारू कैन जी को ये लाभ मिल रहा है, वहाँ पर मिल पाएगा, ऐसे कुछ संकेत दिख रहे हैं, या फिर बसपा के जो कोर वोटर हैं, बसपा के प्रत्याशी को देंगे, वो वोट वहाँ नहीं जाएगा? क्या कुछ लग रहा है आपको? जी, आप सभी को प्रणाम कुशवाहा जी। जी प्रणाम। देखिए, मुझसे पहले 2 वक्ता थे, उन्होंने अपने तरीके से विश्लेषण बहुत बेहतरीन तरीके से किया, तो मैं उनसे थोड़ा भिन्न बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, अब जैसे खैर विधानसभा है जो सीट है, तो उसमें देखिए जाट बहुल्य क्षेत्र है और 1,15,000 जैसे आपने बताया कि मतलब वोटर्स जाट हैं और बाकी अन्य है। तो अब देखिए मतलब कि किसकी मतलब जो है वहां पर तूती बोलती है और किसकी खैर नहीं, तो वो सब चीजें देखने वाली बातें होंगी। दूसरा देखिए, जैसे अभी जैसे कि अगर कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो देखिए अब जैसे मतलब जैसे आरएलडी और जैसे कि भाजपा गठबंधन है, तो उसमें देखिए कि उसमें पहले जैसे कि बताया कि जैसे 1,15,000 से जाट वोट्स हैं, तो जाट जो है वो एक तरह से कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा की तरफ करेंगे कुछ जैसे पहले से मजबूत जैसे होकर के उभरी है। जैसे आरएलडी का पहले बीच में और थोड़ा जैसे जनाधार कुछ मेरे ख्याल घटा था, लेकिन दोबारा फिर एक तरह से डंका लहराने लगा है। तो अभी देखिए दोबारा अगर देखा जाए तो उस चीज को अगर स्पष्ट तरीके से अगर देखें तो मतलब कि जैसे कि जो स्पष्ट अगर फाइट जो रहेगी, तो बीएसपी एक तरह से सिर्फ वोट काटने का काम बोले, ये एक तरह से ऐसा रहा है कि अपनी वोटों की गिनती बढ़ाने के लिए सिर्फ खड़े हुए हैं, तो वो अगर बोले तो गलत नहीं होगा। बाकी मेन जो फाइट रहेगी कुशवाहा जी, वो सिर्फ एसपी और बीजेपी जो कैंडिडेट है उनके बीच में रहेगी। अब चारू जो कैन जो है, तो उनके साथ देखिए कि एक मतलब अच्छी चीज ये है कि वो दोनों बिरादरी के साथ में एक तरह से तालमेल किस तरह बिठा पाती है तो अलग बात है, लेकिन जैसे कि मतलब खुद एससी समाज से आती है और दूसरा जो उनके पति जो है और ससुर जो है पहले यहाँ से विधायक रह चुके हैं और जाट रहे हैं, तो उसी को देख करके कहीं ना कहीं इनको लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन अपने इस तरीके से बुना कैसे पाती हैं वो देखने वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे पहले कांग्रेस की जैसे रही है, तो कांग्रेस के जो वोटर्स हैं किस तरीके से साथ में आते हैं और किस तरीके से एसपी के जो मतलब जो वहां के जो मतलब कोर वोटर्स बोले या उसके एसपी कार्यकर्ता बोले, क्या वो साथ में तरीके से साथ में आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, ये देखने की बातें हैं। क्योंकि जैसे कि कांग्रेस के और एसपी के बीच में साफ साफ मतलब की मतभेद जो है वो देखने को मिला था, क्योंकि चीजें ये थी कि जैसे कि अपना जैसे कि इनको ये उम्मीद थी कि करीब 4 या 5 सीट जो है कांग्रेस अपनी तरफ से अपेक्षित मतलब तो उसको थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसको उतनी सीटें नहीं दी गई, 4 सीट से मेरे ख्याल नाम दिए थे और बाद में 2 सीट है वो भी ऐसी इस तरह की सीट जिसपे जहां पर कोई लंबा चौड़ा वर्चस्व उनका नहीं था, तो उस वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं नाराज थी। तो अब देखिए जैसे कि चारू कैन जो है उनको दी गई और एक तरह से इनकी पृष्ठभूमि जिस तरह की जो रही उसको लेकर के कितना आगे बढ़ पाती है, चल पाती है, सब चीजें अलग है। लेकिन देखिए अगर वोटर और एक तरह से जो कार्यकर्ता है एसपी और कांग्रेस के दोनों के लाभ बदल, तब तो देखिए बढ़िया बात है। अदरवाइज भी देखें चलेंगे जो समाज के नाम के वोट जो है उनको मिलेंगे कुछ होंगे। तो अभी जैसे कि मेन जो फाइट रहेगी वो बीजेपी और एसपी के बीच में रहेगी। बीएसपी कैंडिडेट जो है उसका लंबा चौड़ा वर्चस्व मुझे समझ में नहीं आता है इनको से, और बाकी चीज जैसे कि मान के चले कि जैसे कि अगर 2.25 लाख वोट जो है वो एक तरफा जाने का कहीं पर कुछ नहीं रहता, आप समझते हैं। और जैसे कि 3 जगह बट गए, 3 जगह बटने का मतलब है कि जैसे कि बीजेपी में और पहले से एसपी जो वोट्स हैं काफी ज्यादा बढ़े हैं कुछ, और दूसरा जैसे कि चंद्रशेखर की पार्टी वो भी मतलब कहीं ना कहीं वोट इसमें लेने काम करेगी और ऐसे बीएसपी भी लेगी, तो उसमें उसी तरह को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे कि वोटों का विभाजन होगा उसको किस तरह का टक्कर दे पाएंगे देखने की बात करें। जी
वोटों का टक्कर होगा और इसमें विभाजन होगा, उसमें अब देखना होगा कि क्या होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा मझवा जो मिर्जापुर की विधानसभा सीट है उसकी तरफ रुख करते हैं और आएंगे हम प्रमोद गोस्वामी जी के पास। प्रमोद गोस्वामी जी, जो मझवा की जो सीट है उस पर बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को उतारा है, जो 2022 से पहले विधायक रही हैं। सपा से डॉक्टर ज्योति विंद, रमेश विंद की बेटी हैं, डॉक्टर रमेश विंद की, जो 2019 में सांसद रहे हैं बीजेपी से। सवाल ये है कि एक तरह से भूतपूर्व बीजेपी और बीजेपी में कहीं टक्कर तो नहीं है इस सीट पर? कुछ इसका असर दिखेगा? नहीं, देखिए, लड़ाई तो पूरे 9 विधानसभा में, जैसा अभी दीपक जी ने कहा, तो वो ठीक है कि ये समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच ही है, ये 2 मेन दल है। बसपा अपना अस्तित्व बचाने के लिए या कहीं वोट काटने के लिए तो बात कही जा सकती है। जहां तक मझवा की बात है, मझवा को लेके बड़ा असमंजस बना रहा, क्योंकि हालांकि यहाँ से 22 के चुनाव में अगर देखें तो ये गठबंधन के पास ही निषाद का प्रत्याशी था, और निषाद पार्टी का, और संजय निषाद जी बराबर डेरा डाले रहे दिल्ली में अमित शाह के यहाँ कि ये सीट हमको मिलनी चाहिए। काफी जद्दोजहद चली और अंततः वो निषाद को नहीं मिली। यहाँ निषाद ठीक ठाक संख्या में डिसाइडिंग फैक्टर्स कहा जा सकता है कि हैं, और बीजेपी ने फिर सुचिता मौर्य को, जो एक्स एमएलए भी रही है, उनको ये टिकट दे दी। ऐसी स्थिति में यहाँ देखने की बात ये होगी कि निषाद पार्टी टिकट के लिए पूरी जद्दोजहद की थी, नाराजगी भी जताई थी। अब उसमें वो संजय निषाद का क्या रोल रहता है? संजय निषाद को टिकट नहीं मिली तो उसकी कहीं ना कहीं मन में खिन्नता या नाराजगी है या नहीं है, एक बात। दूसरी, वो पूरी उसी शिद्दत से बीजेपी प्रत्याशी को, मौर्य को लड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, या तटस्थ भूमिका में रहेंगे, खाली दिखावे में प्रचार करेंगे, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण वहाँ है। वैसे ये जो मझवा की सीट है, इस पे 3 बार बीएसपी के वहाँ सीट रही है। बीएसपी का अपना वहाँ पकड़ मजबूत थी, लेकिन पिछले कुछ समय से बीएसपी का जिस ढंग से मतलब कहा जाए कि एक पराभव शुरू हुआ, उसमें वहां चली गई। तो ऐसी स्थिति में ये विनोद बिंद जो है वो क्योंकि इनके ये सीट खाली हुई है, वो एमपी हो गए। तो ऐसी स्थिति में ये चुनाव यहाँ भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन देखना यही होगा कि संजय निषाद की क्या भूमिका होती है। वो कहीं बीच में कोई खेल तो नहीं करेंगे। सपा से डॉक्टर ज्योति बिंद है, ये बिंद समाज वहाँ जो मैंने आपसे कहा कि वो भी बहुत मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी बीजेपी और इसमें बड़ी अच्छी लड़ाई होगी, और ये गठबंधन के पास थी, और ये दोनों सीटें सत्तारूढ़ दल के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये दोनों सीटें बीजेपी और बीजेपी गठबंधन के पास रही हैं। अगर इसमें डेंट करती है इंडिया गठबंधन तो निश्चित रूप से ये सत्तारूढ़ दल के लिए एक नुकसान होगी, और इसीलिए कल जो है वो खैर में मुख्यमंत्री जी गए और उन्होंने वहाँ सारी चीजें कही, और समाजवादी पार्टी के ऊपर जम के उन्होंने प्रहार किए, और उन्होंने कहा कि जब मुलायम सिंह के अखिलेश नहीं हुए तो ये आपके क्या होंगे। इस ढंग की जो राजनीतिक बयानबाजी होती है वो भाषण दिए गए वहां पर। तो इसलिए ये भी मतलब ठीक ही है, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी कभी सीट जीती नहीं है। ये देखना होगा कि आपकी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों मिलके क्या गुल खिलाते हैं, ये सीट वहां पर छीन पाते हैं, या क्योंकि कभी समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई मतलब प्रत्याशी कभी जीता नहीं है। कांग्रेस का भी रहा, बसपा का 3 बार रहा, और बीजेपी का रहा। तो लेकिन समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई प्रत्याशी कभी जीत नहीं पाया, जब मुलायम सिंह थे तब भी और अभी भी।
लेकिन इस बार जो है जिस ढंग से सपा ने डॉक्टर ज्योति बिंदु को उतारा है, और ज्योति बिंदु वहाँ की ठीक ठाक नेता है और बिंदु समाज भी वहाँ पर काफी प्रभावी है, वो उसको कितना प्लस वहाँ मुस्लिम और बाकी अन्य जातियों के समीकरण, क्योंकि अब ये जितने भी चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश तो जो मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश तो जातिगत कबीलों का गढ़ बन गया है जी। यहाँ तो सारी चीजें किसी मुद्दे के आधार पर चुनाव नहीं जीत पाता है कोई, और ना ही कोई विकास के नाम पर, जातिगत समीकरणों के नाम पर चुनाव अब यहाँ होने लगे हैं पिछले 2.5-3 दशकों से जी। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जातिगत समीकरण क्या बैठते हैं ये देखने की बात होगी। इसका आकलन चुनाव परिणाम आने के बाद ही किया जाएगा कि समाजवादी पार्टी जो कभी नहीं जीती वो इस सीट को जीत पाती है, और अखिलेश यादव पूरी तरीके से मजबा सीट पर उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लगा दिया कि ये सीट एनकेन के कारण हमको जीतनी है, क्योंकि आज तक हम नहीं जीते हैं। तो अब इसमें कितनी समाजवादी पार्टी सफल होती है ये देखने की बात होगी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी कितनी सफल होगी देखने वाली बात होगी। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहेंगे, और जैसा कि जातीय समीकरण की बात अभी हमारे वरिष्ठ विद्वान प्रमोद गोस्वामी जी ने कहा कि बिंद यहाँ पर ज़्यादा है, करीब 72,000 के करीब है। मुस्लिम की अगर जो बात करें, मुस्लिम की भी बात इन्होंने की है तो 28,000 के करीब है। यादव 25,000 के करीब है। यानी कि अगर इन जातियों का ये कैलकुलेशन किया जाए, जो कि सपा जिस हिसाब से अपने प्रत्याशी उतारी है, जो कैलकुलेशन करके, उस हिसाब से तो यहाँ पर सपा बढ़त में जा रही है। लेकिन क्या बिंद समाज डॉक्टर बिंद को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा? मुस्लिम समाज क्या सपा को ही जाएगा वोट? और यादव समाज तो खैर सपा का ही है। ऐसे में ब्राह्मण समाज जिसका वोट करीब 68,000 है, ये दूसरे माफ कीजिएगा, दलित जो है 68,000 के करीब है और ब्राह्मण 65,000 है। तो ब्राह्मण वोट, दलित वोट और पाल राजपूत, इनकी अगर ब्राह्मण राजपूत अगर जो कहा जाए तो किस ओर अब तक जाते रहे हैं, इनके समीकरण क्या है? देखिए देवेंद्र जी, अगर आप इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की बात करें तो पिछड़े वर्ग को 3 भागों में बांटा जा सकता है, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। तो कुछ अगर आप देखें मिर्जापुर इसके आसपास की देखें तो सर्वाधिक पिछड़ा में आती हैं, जिसमें बहुत छोटे छोटे समुदाय होते हैं, जिसमें आपने देखा कि निषाद पार्टी डॉक्टर संजय निषाद की एक अच्छा काम कर रही है, उन्होंने काफी अपनी सीटें निकाली हैं, पिछली बार उनके पास भी ये थी। तो यहाँ जो सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग है वो जो है बीजेपी और वहाँ की जो पार्टी है, अगर आप देखें इसी के आसपास के क्षेत्र से ओम प्रकाश राजभर भी आते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य भी इसी के आसपास के क्षेत्र में अगर देखा जाए 100 किलोमीटर के रेडियस से ये सब लोग आते हैं। इनका पर्टिकुलर कुछ जातियों पे बहुत ही अच्छा पकड़ है और जिसकी वजह से इनकी राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में। अगर आपको ध्यान हो 2014 में जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग की थी आपके अमित शाह जी ने, तो इन्हीं नेताओं को पकड़ के इन्हीं छोटी जाति जो कम संख्या में है उन जातियों को जो सर्वाधिक पिछड़ा जाति है उनको इकट्ठा करके ही एक उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा उन्होंने लोकसभा के में आपने देखा था परफॉर्मेंस की थी। अब यहाँ जैसा कि सर ने कहा है कि संजय निषाद साहब का रोल क्या होगा, क्योंकि यह सीट जो थी संजय निषाद साहब की पार्टी के पास थी और अभी आपने देखा था जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सीट के बेचने की बात कही थी और उसका क्या स्वरूप इसमें यहाँ देखने को मिलेगा, उस बात को भी समझने वाली है कि क्या वहाँ के जो लोकल्स हैं उस बात को कितना उसको अब तक उनको याद है, क्योंकि हिंदुस्तान में मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, लोग भूल जाते हैं। अगर सब बातों को भूल के संजय निषाद साहब अगर पूर्ण सहयोग करेंगे, बीजेपी के साथ में है, उनकी साझा में उनकी सरकार भी है, ऐसी स्थिति में अगर वो बीजेपी कैंडिडेट को करेंगे तो जाहिर सी बात है उसको अपर एज रहेगी। लेकिन जिस तरीके के आप समीकरण बता रहे हैं साफ नजर आ रहा है मुस्लिम वोट पूरी तरह इंटैक्ट है सपा के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। यादव भी वोट उनके साथ है, सपा के साथ है। अगर आप देख रहे हैं कि कुछ दलित वोट अगर मिल जाते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे में सपा एक पावरफुल तरीके से चुनाव को लड़ सकती है। तो कुल मिला के
चीजें मुकाबला टक्कर का है। देखने वाली बात है ऊंट किस करवट बैठता है, और समझने वाली बात यह है कि वोटर्स किसका आखिरी समय में साथ देता है, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से दोनों लोग बहुत टक्कर के मुकाबले में चल रहे हैं। और संजय निषाद जी का जो रोल है वो, जैसा कि हमारे वरिष्ठ गोस्वामी जी ने कहा है, वो बिल्कुल सही है। यही एक फैक्टर रहेगा जीत हार में। जी बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश माफ कीजिएगा, दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी 3 जातियों के बारे में बात हो रही थी, बिंद, मुस्लिम और यादव। मुस्लिम और यादव को तो छोड़ दीजिए, ये तो सपा के पास अगर जो जाएंगे तो जाएंगे ही, कुछ अपवाद को छोड़ करके। अगर जो देखा, बिंद, डॉक्टर ज्योति बिंद समाज से हैं, क्या यहां पर मझवा सीट पर बिंद वोटरों में क्या दोफाड़ हो सकते हैं, या वो वोट बांटे जा सकते हैं? क्या कुछ ऐसी रणनीति बीजेपी ला सकती है? दलित के लिए तो ला दिया है बस। देखिए कुशवाहा जी देखिए कुशवाहा जी, ऐसा है कि कोई भी एक समाज के पूरे वोट जो है इकट्ठा लामबंद होकर के एक कैंडिडेट को कभी नहीं मिला करते। उसमें कहीं ना कहीं 2 फाड़ या 3 फाड़ होती हैं। अब लेकिन परसेंटेज कितनी होती है वो तय करती है। अगर 80% अगर वोट अगर एक तरफ पड़ जाए तब देखिए एक जीत निश्चित हो जाती है, क्योंकि जैसे कि अच्छी खासी तादाद में वोट सभी के एक तरह से हैं। अब यादव और जैसे मुस्लिम है, उनको भी अगर बोले तो वो पूरे तरीके से अगर सपा अपनी जेब का वोट समझती है तो मैं गलत समझता हूँ। दूसरा देखिए, सुचिस्मिता जो मौर्य जो है, उनका एक प्लस पॉइंट है कि पहले इस सीट की सारी ज्योग्राफी और सब चीजों को जानती है वो, और पहले यहाँ से विधायक रह चुकी है, मजबूत कैंडिडेट है, अपने तरीके से सब चीज को जानती है। दूसरा, सपा मिथक तोड़ पाती नहीं तोड़ पाती है, देखने की बातें रहेंगी, क्योंकि एक तरह से मान के चलें कि पहले कभी भी जैसे एक तरह से इस सीट पर सपा का खाता कभी नहीं खुला। तीसरी चीज एक और है, जैसे बसपा जो है, बसपा ने एक तरह से एक कैंडिडेट उतारा है, दीपक तिवारी, जो कि हरिशंकर तिवारी जी के परिवार से आते हैं। तो ब्राह्मण जो वोट है उसमें सेंध लगाने का कार्य, क्योंकि जैसे एक तरह से मानते हैं कि जैसे कि ब्राह्मण जो है वो एक तरह से टिपिकल, या एक तरह से मान के चलें कि पूरे तरीके से जो है भाजपा के वोटर्स अगर मानते हैं लोग, तो उसमें कहीं ना कहीं सेट लगाने की कोशिश की गई। और उसी तरीके से जैसे कि ब्राह्मण सम्मेलन वगैरह करके और इस तरह के सम्मेलन या आपस में जैसे कि तालमेल बिठाने के लिए, और जैसे समाजवादी पार्टी वो भी करती रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जैसे मान के स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानात और इन चीजों को लेकर के, तो इस तरीके से मुझे ये समझ में आता है, और मतलब मुझे लगता भी उस तरीके से कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मतलब बयानों से कुछ आहत होकर के ब्राह्मण समाज और दूसरी और अन्य कुछ फैक्टर्स को लेकर के और दोबारा वापसी जो है इनकी भाजपा की तरफ ही होगी, क्योंकि थोड़े बहुत अगर वोटर्स इससे पहले अगर 2022 में अगर मिले भी, तो वो मुझे लगता है कि अब ज्यादा तादाद में बीजेपी की तरफ आएंगे। दीपक तिवारी कुछ वोट लेने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन देखिए जनता आजकल जागरूक है, समझती है सब चीजों को, और वोटर्स आजकल बहुत स्मार्ट है, तो वो अपने तरीके से उनको जब लगता है कि ठीक है कि हरिशंकर तिवारी जी का सिर्फ नाम पर्याप्त नहीं है, दीपक तिवारी जो है खुद अपने आप में किस तरह के झंडे गाड़ पाएंगे, देखने की बातें हैं। तो जीत की स्थिति देखिए उनकी नहीं लगेगी तो उस तरीके से, और मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा वोट्स उनके तरफ आ पाएंगे। तो टक्कर देखिए अगेन जो रहेगी तो वो अपने आप में समाजवादी पार्टी और भाजपा की रहेगी, और उसमें अगेन जैसे कि बिंद जो वोट है वो ज्योति मौर्य जो है इनको मतलब उनको मिलेंगे, और जैसे अगर देख के चले तो और अपने तरीके से जो चीज जैसे रहेंगी, तो उनका फैक्टर्स और समीकरण जो है वो अगर बैठेगा तो दोनों तरफ बैठेगा, टक्कर कांटे की है। और ये मान के चलें कि एक कोई कैंडिडेट बहुत भारी और एक कैंडिडेट कोई हल्का है, ये कहना मतलब बड़ा गलत बयान होगा मैं अपनी तरफ से अगर बताऊं, तो अपने तरीके से टक्कर काटेगी कौन से मतलब कि एंड टाइम पे, जैसे कोई अभी समय कम बचा है, और एंड टाइम पे जैसे कयामत की रात के दिन जैसे कहते हैं कि ठीक है कि एक दिन पहले चेंज किस तरीके से क्या आते हैं, या मतलब कि किस तरीके से कहां पर क्या किस करवट में बैठता है, वो देखने की बात रहेंगे। लेकिन अभी अपने हिसाब से दोनों ही कैंडिडेट अपने के मजबूत है, और सपा और बीजेपी में से किसी का भी जैसे मामला जो है अभी धीरे धीरे करके, क्योंकि जैसे कि अभी जैसे कि मतलब है कि जैसे कि चुनावी जैसे कि रणनीति जो है उसके तहत उससे पहले त्योहारी सीजन था, तो उसमें जैसे चीजें कुछ अलग तरीके से चलती थी, और दूसरा बटेंगे और कटेंगे वाला फैक्टर जो था, तो उसमें देखिए कोई खास बहुत बड़ी मतलब बातचीत उसकी नहीं है। वो सिर्फ एक तरह से जैसे लोकसभा के समय में जैसे कि 400 पार का नारा जैसे दिया था भाजपा ने अपने कैडर को मजबूत करने के लिए, और जैसे कि विपक्ष ने उसको लपक लिया और कहकर बताया कि भाई कहीं ना कहीं अगर ये 400 पार अगर आते हैं तो संविधान को बदल कर रख देंगे, तो उस मतलब उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक जनता के बीच में एक मतलब कि भ्रमित करने का कार्य था। और अभी भी जैसे उस तरीके से अगर कुशवाहा जी का देखा जाए तो अभी भी उसी को कटेंगे मतलब सिंपल सी कहानी है। इंग्लिश में कहावत हमेशा कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, तो कोई खास ऐसी बड़ी बात नहीं कि अंग्रेज अगर कोई बोले तो वो चीज ठीक ठाक है, और अगर वही चीज अगर हिंदी में बोली जाए तो उसको अपने तरीके से, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी कहानी है। और बहुत ज्यादा बड़ा इसका मतलब जो चीज जैसे कि अगर लामबंद करने की कोशिश कोई चीज अगर कोई बोली जाए नहीं, तो सिर्फ यही नहीं चल रहा है इस बार। मान लीजिए बटेंगे कटेंगे तो हरियाणा में चला है, और लेकिन सिर्फ अब बटेंगे कटेंगे ही नहीं रह गया है,
अब बटेंगे कटेंगे साथ साथ 27 के सत्ताधीश, 27 के खेवनहार, ये सारे मुद्दे आ गए हैं। तो इनका इन उपचुनावों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न पूछा। 2027 की एक तरह से तैयारी या सेमीफाइनल होने तो कोई गलत नहीं होगा। और लिटमस टेस्ट एक तरह से इस सीट पे तो पूरे तरीके से लिटमस टेस्ट ही है, मतलब कि इंडिया गठबंधन का बोले या सपा का बोले। लेकिन अगेन वही चीजें कि लामबंद हो पाते हैं या नहीं हो पाते वो चीजें, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मतलब जैसे कि शादी में जैसे फूफा मुंह फुला के बैठ जाते हैं, मतलब फूफा को गलत ना ले, सिर्फ उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरीके से मुंह फुला के बैठ गए, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस मुंह फुला के बैठी हुई है। और उसी तरीके से देखें कि सपा जो है वो अपने तरीके से अपने कैडर को किस तरीके से प्रोत्साहित करके और कैसे करके आगे लेकर के चीजों को लेकर के और तालमेल सभी के बीच में किस तरह बिठाने का कार्य करते हैं, वो सब देखने की बातें होंगी। और निषाद पार्टी जो है वो किस तरफ किस करवट बैठेगी, वो अगर इनको लगता है तो कहीं ना कहीं उनको भी दाना डालने का काम जो है सपा ने किया, कि कहीं ना कहीं जैसे है तो आग में घी डालने का कार्य जरूर इन लोगों ने किया और उनको अपनी तरफ आमंत्रित करने का कार्य भी किया। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे उनको जैसे अपने राजनीतिक खेती जो है वो उनको भी करनी है निषाद पार्टी को, तो कहीं ना कहीं जिस मनमुटाव हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मान के चलें कि जो सोशल इंजीनियरिंग का आपने जिक्र किया, तो उसी तरीके से जो बड़े नेता जो हैं भाजपा के, उन सबको ड्यूटीज पे लगा रखा है। और दो दो तीन सीट जो है वो जैसे कि एक एक जैसे बड़े बड़े नेता के जो हैं उनके जैसे हिस्से में आई हैं, तो वो अपने तरीके से और सारे अपने कैडर को, अपने कार्यकर्ताओं को और जो अन्य जो मंत्री हैं, तो वो कहीं ना कहीं जब चीजें देख करके और जैसे कि उस तरीके से पिटारा जब खोलने की बातें और अन्य जो चीजें करेंगे, तो उसमें चीजें कहीं ना कहीं आदमी निकल नहीं पाता। जैसे कि मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि किसी गांव में मान के चलें कि कुछ जैसे कि एक परियोजना लेकर के और एक मंत्री जाकर के, जैसे कि मान के चले बसपा की बताता हूँ मैं, ठीक है, इसमें दोनों जो गठबंधन की बातें नहीं करता, वो अगर जाते हैं वो जाकर के बोलते हैं कि भैया आप लोग आए थे, और उस टाइम पर जैसे किसी का नाम लेके बोलते हैं कि फलाने फलाने मांझी या फलाने निषाद का नाम लेके बोलते हैं कि भाई आपके टाइम पे देखिए आप एक बार मेरे पास आए थे और मैंने आपके कहने पर ये कार्य यहाँ कर दिया था सर। तो वो कहीं ना कहीं वोटर्स का देखिए झुकाव होता ही होता है। उसी तरीके देखिए मान के चले कि जो विकास जैसे हुआ पिछले कुछ सालों में, उसको लेकर के कहीं नजरअंदाज नहीं किया जाता। और दूसरा देखिए जैसे सीट का जैसे गणित अगर बोले तो इसमें 8 बार देखिए कांग्रेस रही है, 5 बार बसपा रही है और 2 बार जो है बीजेपी का वर्चस्व रहा है। तो अभी चीजें अगेन जैसे वो दूसरा समीकरण बदलता रहा, जैसे कांग्रेस का सबसे ज्यादा मैंने बताया कि 8 बार ये सीट पर रही है, तो लेकिन कांग्रेस से नाराज बैठी है। तो अगर 8 बार रही है तो इसको मान के चले कुशवाहा कि कहीं ना कहीं उनका गणित जो है उस तरीके से और कहीं ना कहीं पैठ जो है मजबूत है, वो जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं सपा की तरफ आएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो वही जो कहीं ना कहीं चीजें हो गई और कहीं ना कहीं और एक दो जो नेता हो गए जिनको टिकट मिलने की उम्मीद थी, वो अपने तरीके से क्या कार्य करेंगे, कैसे करेंगे हो सकती है। और जनता जो है क्या सोचती है, क्योंकि सभी देखिए ज्यादातर जो लोग हैं वो राज के साथ जाना चाहते हैं और कोई प्रयोजन है कुछ और कुछ चीजें हैं तो वो नहीं लाना कुछ लाना, तो वो उस तरीके से कहीं ना कहीं जब जनता को लगता है कि ठीक है भाई जैसे कि योगी जी का राज है और अपने तरीके से उनको लगता है कोई योजना जो है वो और नहीं आनी कुछ आनी, तो तभी संभव हो पाएगा, ज्यादा विकास तभी हो पाएगा जब राज का कोई आदमी होगा। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि जो मतलब संभावना कह सकते हैं इसी को, टक्कर दोनों में हालांकि बड़ी है, लेकिन अगर कांग्रेस साथ में आती है तब देखिए बहुत पेचीदा मामला बन जाएगा। लेकिन कांग्रेस की थोड़ी दूरी जो है वो कहीं ना कहीं इस सीट को ले डूबेगी, ऐसा मुझे लगता है। जी, कांग्रेस की दूरी इस सीट को ले डूब सकती है। अब हम आना चाहेंगे प्रमोद गोस्वामी जी के पास। मुद्दे, अब मुद्दों की बात हो रही है, नारों की बात हो गई, थोड़ी मुद्दों की बात हो जाए। प्रमोद गोस्वामी जी, जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, हमें नहीं लग रहा है कि कहीं इस उपचुनाव में कहीं भी कुछ प्रभावी हैं। क्यों, और क्या मैं गलत हूं कि प्रभावी नहीं है? जी देवेंद्र जी, इससे पहले मैं एक कभी जो सिंह साहब ने कही मैं उसमें थोड़ी भी जोड़ दूं। जी जी। ये इसलिए भी बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन है कांटे की टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात सही है, किसी के लिए भी नहीं कहा जा सकता कि परिणाम क्या होंगे। एक तो बसपा ने इस बार हमेशा, इससे पहले बिंद उतारती रही है, पिछले उतारती रही है, लेकिन इस बार ब्राह्मण को टिकट दिया है। उन्होंने दीपक तिवारी को प्रत्याशी बनाया है और ये बात सही कहा है सिंह साहब ने कि वो हरिशंकर तिवारी जी के दूर के रिश्तेदारों में से भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो ब्राह्मणों की संख्या भी लगभग 60-65 हजार वहां है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बसपा ने प्रत्याशी ब्राह्मण उतारा है उसका नुकसान तो बीजेपी को होगा। बिल्कुल, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो बसपा से सपा पे तो जाएगा नहीं, जुड़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो नुकसान तो कहीं ना कहीं दे सकता है।
अब वो कितना देगा नहीं देगा ये देखने की बात होगी। दूसरे, इस सीट पर लोकपत त्रिपाठी जी चुनाव लड़ते रहे, वो भी ब्राह्मण नेता रहे हैं और वहां के प्रभावित परिवार के रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस, ये वही स्थिति है जैसा निषाद के साथ है कि निषाद कितनी बीजेपी के साथ ईमानदारी से जुटेंगे, वैसे ही ये है कि कांग्रेस कितनी ईमानदारी से वहां पर अपने सारे जो ब्राह्मण कार्ड हैं या ब्राह्मण नेता उनके पास है। हालांकि यहाँ पर अब कांग्रेस का कोई संगठन और कोई जनाधार या कोई उनका वोट बैंक कोई बहुत ज्यादा बचा नहीं है उत्तर प्रदेश में जी। लेकिन अब स्थितियां 24 के बाद जो एक परसेप्शन बदला है उसमें मतलब जो है लोकपत त्रिपाठी के परिवार के लोग, वहां के और ब्राह्मण नेता, वो कितना कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पक्ष में कर पाती है, ये निर्णायक भूमिका में होंगे और यही डिसाइड करेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि ब्राह्मण का रुख क्या होगा, वो भाजपा की तरफ जाएगा, ये बसपा की तरफ जाता है जी। हाँ, या वो कांग्रेस जो है वहाँ ढंग से प्रचार प्रसार करके और ब्राह्मणों को अगर वो जोड़ सकती है और वो सपा के पक्ष में ला सकती है तो परिणाम सपा के पक्ष में होंगे जी। दूसरी बात जो आपने मुद्दों की बात कही, मैंने पहले ही कहा कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुद्दों का, विकास का कोई अर्थ नहीं रह गया है। पिछले लगभग 2.5-3 दशक से मैं देखता चला आ रहा हूँ कि पूरी तरीके से जो है वो जातिगत समीकरण ही तय करते हैं और इसीलिए पीडीए बना, इसीलिए बसपा ने भी, हालांकि यहाँ से 3 बार वो विधायक रही है, लेकिन उसने सोशल इंजीनियरिंग करी कि खाली दलित वोटों के आधार पर या खाली समाजवादी पार्टी एमवाई फैक्टर के आधार पर चुनाव जीत ले या सत्ता में आ जाए, वो संभव नहीं रह गया। इतना पानी बह गया है जातियों का कि अब वो जातिगत समीकरण बैठाना ये चुनाव जीतने की मूल आधार है। अब चाहे आप कितना भी विकास कर दीजिए, मतलब स्वर्ग बना दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब वोट विकास के आधार पर नहीं जाते। अब आप बता दीजिए महंगाई किस कदर है, अगर ये माना जाए तो फिर 9 सीटों पर भाजपा को नुकसान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बेरोजगारी कितनी है, गरीबी का क्या हाल है, आदमी परेशान है, तो ये सारी चीजें अगर इन मुद्दों के आधार पर चुनाव हो तो सरकार के पक्ष में नहीं जाता है। एट ए ग्लांस या परसेप्शन या जो एक सैद्धांतिक बात समझ में आती है तो उस हिसाब से तो फिर भाजपा को जो सीटें मिली लोकसभा में वो भी नहीं मिलनी चाहिए थी जी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा है नहीं जी। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से जातिगत कबीलाई राजनीति हो गई है। अब ये जातियां कबीलों में बटी हुई है, उन कबीलों को कौन साथ लेता है और कबीलों को किस हिसाब से टिकट मिलते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि आपसे भी डिबेट में बात हुई खैर में, अब वहां पति जो है वो जाट है, जाट बाहुल है, लेकिन पत्नी जो है वो दलित समाज से है जी, वो भी डिसाइडिंग फैक्टर है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन सटीक बैठ जाते हैं और जयंत चौधरी आके वहां जाटों को मोबिलाइज नहीं कर पाते हैं तो फिर खैर सीट बीजेपी हार सकती है जी। बिल्कुल, जो कबीलाई संस्कृति या कबीलाई राजनीति का अगर आकलन किया जाए तो बिल्कुल 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 सही बात आपने कही। ये अब मुद्दों का अब कोई आधार नहीं है, मुद्दों का आधार नहीं है, जातिगत फैक्टर ही चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अब चूंकि एक सवाल और हम करना चाहते थे डॉक्टर आलोक सोती से, लेकिन बार बार हमें संकेत मिल रहे हैं कि समय समाप्त हो चुका है, इसलिए डॉक्टर आलोक सोती जी आपसे मैं 2 ही क्वेश्चन ले पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने अमूल्य विचार हमारे दर्शकों को बताएं। तो उपचुनाव का संग्राम है और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 20 नवंबर को ये होंगे। प्रचार चल रहे हैं, जोरों से प्रचार चल रहे हैं, लेकिन जातियों का गणित भी बैठाया गया है और इतना सटीक बैठाया गया है, उम्मीदवारों को चयन से लेकर के और भी प्रचार तक जातियों का गणित
सभी पार्टियां बिठा रही हैं, साधने के फिराक में हैं कि कौन सी जाति को किस तरह से अपने खेमे में लाया जाए, और जो पार्टी ज्यादा जातियों को अपने खेमे में ला सकती है वही विजयी होगी। और किस तरह के चाल चले गए हैं इस पर आज हमने चर्चा की है। बाकी जो भी स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी वो 23 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन एक आकलन जो हमारे विद्वानों ने पेश किया है वो वास्तव में उत्तर प्रदेश के राजनीति का एक खाका पेश किया है, और ऐसा खाका कि जिस पर जीत सुनिश्चित होती है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।